अस्सलाम वालेकुम। इस लेक्चर में अब हम पाई चार्ट और पाई जिसको हम पाई ग्राफ भी कहते हैं ये बनाना देखेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसके बाद कुछ वैसे ही क्लासिफिकेशन हमने जब प्रेजेंटेशन की थी तो उसमें हमारे 4 पॉइंट्स थे। क्लासिफिकेशन होती है, टेबुलेशन होती है, पाई ग्राफ होता है और फिर चार्ट्स वगैरह या डायग्राम्स वगैरह होती हैं। तो टेबुलेशन एंड क्लासिफिकेशन हम कवर कर चुके। अब है पाई चार्ट या पाई ग्राफ। ठीक है, तो आपने सिर्फ ये याद रखना है कि पाई पाई चार्ट का क्या या पाई ग्राफ का क्या मतलब होता है कि आपने एक थोड़ा सा ओवल या सर्कल ओवल शेप लेनी है आपने। ठीक है, ये सर्कल नहीं होता, ये ओवल शेप होती है जिसका आपने मिड पॉइंट खुद ही वो कर लेना है कि चलो जी यहाँ पे होगा मिड पॉइंट। ठीक है, फिर आपने एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है उस मिड पॉइंट पर। यहाँ यूँ कह लें कि एक मिड लाइन ड्रॉ कर लेनी है, डायमीटर जिसे कहते हैं आप सर्कल में, वो ड्रॉ करेंगे तो ये हो गया। ऐसे ये आपने लाइट कलर से मतलब ऐसे ही हल्की सी पेंसिल से कर लेना ताकि आप इसको रेस कर सको। और जब भी आप ये ग्राफ बना गया आपने बॉल पेन से ही बनाना है पेपर में, और अच्छे से आपने इसको यूँ कह लें कि लेबल भी करना है। ठीक है, पॉइंट्स मेंशन करने हैं आपने। वो कैसे करने हैं हम ये देख लेते हैं। सबसे पहले ये कि पाइग्राफ बनाया कैसे जाता है, इसके लिए आपको एंगल चाहिए ना। सिर्फ क्वेश्चन में रिलेटिव फ्रीक्वेंसी दी होगी, और अगर रिलेटिव फ्रीक्वेंसी नहीं दी हुई, क्वेश्चन इस तरह दिया हुआ है इंटरवल की फॉर्म में, मतलब अब जो मैंने पहले क्वेश्चन किया अगर मैं कहूँ उसी का मुझे पैराग्राफ भी बना के दो, तो आपको क्या चाहिए एक्चुअली, सिर्फ रिलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो उसके लिए आप फ्रीक्वेंसी निकालोगे और फिर रिलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालोगे। ठीक है, फ्रीक्वेंसी निकलेगी तो ही रिलेटिव फ्रीक्वेंसी निकलेगी ना। तो आपको अगर कहा जाए कि आपने पाई चार्ट बनाना है तो उसके लिए आपने सिर्फ इंटरवल लिखना है, फिर फ्रीक्वेंसी लिखनी है और फिर रिलेटिव फ्रीक्वेंसी, और फिर उसके बाद डायरेक्ट इस फॉर्मूले पे आ जाएंगे कि एंगल आपको कैसे पता चलेगा कि आपने रिलेटिव फ्रीक्वेंसी को 360 से मल्टीप्लाई कर देना है। जब आप एंगल को 360 से मल्टीप्लाई करोगे, सॉरी रिलेटिव फ्रीक्वेंसी को जब आप 360 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास एंगल आ जाएगा उस पॉइंट के लिए। मतलब अगर ये पॉइंट है 3 और इसकी रिलेटिव फ्रीक्वेंसी आ रही है 0.12, मैंने यहाँ पे लिख दिया है। रिलेटिव फ्रीक्वेंसीज मैंने लिख दी है पूरे डाटा की। हम इधर आ जाते हैं कि रिलेटिव फ्रीक्वेंसीज आपने निकालनी फ्रीक्वेंसी के बाद, तो अब आपने क्या देखना है कि एंगल कितना बन रहा है। तो आपने इसको क्या करना है, 0.12 को मल्टीप्लाई कर देना है 360 से, जो भी आंसर आएगा वो आपको एंगल होगा, जो कि यहाँ पे आ रहा है 43.2। इसी तरह आप 0.9 को भी फिर 360 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका एंगल आएगा 104.4, 104.4 एंगल। ठीक है, ये आपने डिग्री लगाते जाना है एंगल के लिए। फिर 0.12 का क्या आ रहा था, 43.2 डिग्री। फिर 0.16 का 57.6 डिग्री। 0.04 को जब आप 360 से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आएगा 14.4 डिग्री। 0.25 को जब 360 से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आएगा 90 डिग्री। ठीक है, तो ये आपके पास एंगल्स तो आ गए। आपने यही याद रखना था मेन कि आपके एंगल्स कैसे आएंगे। अब आपने यहाँ पर डी रखनी है, मेरे पास अभी तो डी है नहीं, जिसको आप कहते हो, अच्छा मैं रफली ड्रॉ करूँगी। लेट से आपके पास है डी, आपने यहाँ रखी, इस लाइन के ऊपर आपकी वो लाइन मीट कर रही है 180 और 0 वाली। तो अच्छा यहाँ पर दो दिया होते हैं ना, मैं आपको दिखाती हूँ। ये होती है ना आपकी, ये होती है आपकी डी। तो इसमें बात ये है कि आपने अगर नीचे वालों को अगर आप काउंट कर रहे हो ना कि 0 से यहाँ से चल रहे हो, तो फिर आपने पूरे डायग्राम बनाते हुए नीचे वाले जो लाइन है, जो नीचे वाली मार्किंग्स हैं उसी को काउंट करना है। ऊपर पे नहीं चले जाना कि आप इधर आओ तो फिर ऊपर वाली पे चले जाओ। अगर आप ऊपर वाले कर रहे हो तो सिर्फ फिर वो 0 यहाँ से स्टार्ट होगा ना, तो फिर आप सिर्फ ऊपर वाले को ही लोगे। अगर आप 0 यहाँ से स्टार्ट करते हो तो नीचे वाले को लोगे। ठीक है, कुछ स्टूडेंट कन्फ्यूज हो जाते हैं कि ऊपर नीचे अलग अलग से है तो शायद यहाँ से ऊपर वाली को लेना है और इस हाफ में आपने नीचे वाली को लेना है। नहीं, आप जो भी चूज़ करोगे अपना, जहाँ 0 पॉइंट रखोगे वहाँ से आपने वो उसी पर चलते रहना है। फिर जैसे कि अगर मैं ये डी यहाँ रखूँ कि 0 यहाँ आ रहा हो और उसका 180 यहाँ आ रहा हो, तो फिर 0 से लेकर मैं रैंडमली ड्रॉ कर देती हूँ। ये 90 है पहले, तो चलो पहले 90 कर लेते हैं। 90 आ गया, ये 90% वाला पोर्शन है जिसकी फ्रीक्वेंसी क्या है 0.25। तो रिलेटिव फ्रीक्वेंसी 0.25 आप सर्कल के बाहर उसी पोर्शन की आर्क पर लिखोगे 0.25, या फिर आप परसेंटेज बाहर लिख दो और रिलेटिव फ्रीक्वेंसी अंदर लिख दो, इट डजेंट मैटर। ठीक है, उसके बाद है 104 है, चलो तो ये तो बाकी 90 है, ये 90 है वो भी 90 है, तो 104 इससे तकरीबन थोड़ा सा इधर आएगा, थोड़ा ज़्यादा हो गया ये, लेकिन चलो 104 आ गया ये।
तो ये पूरा पोर्शन, अब ये जो लाइन थी ना, ये मैंने कहा था इसीलिए कि ऐसे हल्की सी ड्रॉ करना जिसको आप बाद में रेस कर दोगे। तो ये वाला पोर्शन क्या हुआ, 104 डिग्री। ठीक है, इसको आप पेंसिल से ड्रॉ करोगे ये वाली लाइन को, ही मैंने तो समझाने के लिए सिर्फ किया। तो 104 की क्या बन रही है, 0.29, बाहर लिख दोगे 0.29। ये नहीं करना कि फिर एक बार यूं लिखो कि परसेंटेज अंदर लिख दिया तो अगली बार आप रिलेटिव फ्रीक्वेंसी अंदर लिख दो, ऐसे नहीं करना आपने, सीक्वेंस सही चलना है। अगर आपने एक में 90% मतलब परसेंटेज अंदर लिखी है और रिलेटिव फ्रीक्वेंसी बाहर लिखी है तो बाकी में भी ऐसे ही करना है। ये भी हो गया। अब बाकी है 43%। 43% यहाँ से तकरीबन, चले यहाँ से लगाते हैं कि ये 0 है और मैं यहाँ पर रख दूँ अगर। अच्छा, फिर प्रकार आपने कैसे उठानी है, सॉरी प्रकार क्या दिया, डी आपने कैसे उठानी है, ऐसे रखी थी ना आपने, यहाँ पे 0 आया था, यहाँ 180, तो आपने ये 90 का लगा दिया। फिर आपने उठा के इस पॉइंट पर रखनी है यूँ कि 0 यहाँ आ रहा है और आपका 180 यहाँ आ रहा है, और फिर आपने देखा कि 100 कहाँ आ रहा है, यहाँ। अब आपने अगर 0 अपने राइट साइड पे ही लिया है तो आपने हर बार राइट साइड पे ही रखना है 0 को। यहाँ पर आपने 0 रखा और आपने देखा 104 यहाँ आ रहा था, तो आपने यहाँ से यूँ लाइन ड्रॉ कर दी। ठीक है, फिर आप उठा के इसको घुमा दोगे यूँ करके, फिर आप उठा के इसके ऊपर रख दोगे कि यहाँ पे ही 0 आ रहा है आपके राइट साइड पे ही, यूँ रखोगे, मिड पॉइंट यहाँ, 0 यहाँ, फिर आगे ड्रॉ करोगे। कितना ड्रॉ करना है हमने, 43। तो ये तकरीबन बनेगा इतना, तकरीबन ये इतना होगा 43%। मैंने तो इसी तरह बड़ा सा तो लिख दिया, आप इसको सीधा करेंगे और फिर यहाँ पर लिखेंगे 43%। क्लियर। फिर उसके बाद आप बाहर लिख देंगे 0.12। थोड़ा गंद बच गया मगर इंशाल्लाह आपको समझ आ रही होगी। तो कंसंट्रेट ऑन माई वर्ड्स, तो आपको ये समझना बहुत ईजी हो जाएगा। हमने अभी 43.2 को सॉल्व किया, 43.2 को। आप आगे पॉइंट के बाद वाली वैल्यू भी लिखते जाएं। ये है 104.4 है, ये सॉरी ये 14.4 ही है। अच्छा, तो एक बार 43 हो गया, दूसरी बार भी 43 होना था, तो दोबारा ये हो गया जी 43.2 दोबारा हो गया। और यहाँ पर भी कितनी है, 0.12, ये भी गया 1 2 3 और ये 4, ये हम कर चुके हैं। अब ये दो रह गए 57.6। आपने पॉइंट भी देखना है, आपने डी पर पॉइंट्स भी देखने हैं। ये इस तरह दिए होते हैं, मैं दिखाती हूँ अभी। ये देखिए, अगर ये यूं पड़ा है और आपसे कहा गया है कि आपने, मैंने कहा था ना राइट साइड पे ही रखना है आपने 0, और आपसे कहा गया है कि 57.6, तो ये देखो ये 50 है, ये 50 की लाइन है, ये 55 की लाइन है, तो 56 फिर 57 और 0.6 है, तो मतलब दरमियान में तकरीबन, तो यहाँ पर ये पॉइंट बन जाएगा फिर। ठीक है, 55 56 57 और भी थोड़ा सा आगे, इस तरह से करके आपने एग्जैक्ट पॉइंटिंग करनी है। अब जो चेकर होता है ना, जो चेक कर रहा होता है एग्जामिनर, उसके पास डी नहीं होती कि वो इतना एक्यूरेटली चेक करेगा। उसने सिर्फ अगर होगी भी उसके बाद डी, तो उसने यूँ हल्का सा रख रख के ऐसे चेक करते जाना है। तो इतना एक्यूरेट नहीं करना, मगर आपने कोशिश करनी है कि जितना हो सकता है मैक्सिमम उतना करें। अब इसमें मैंने करना था 57 अब मैं चाहे 57.6 को ले लूँ तो बाकी मेरे पास क्या ही बचेगा, सिर्फ और सिर्फ 14.4। तो चलो मैं 14.4 ही ले लेती हूँ। तो मेरे पास बाकी सारा क्या है, 57.6 डिग्री, और ये क्या है 14.4 डिग्री। मेरे 6 पोर्शन पूरे हुए, 1 2 3 1 2 3। मैंने इतने ही इंटरवल बनाए थे ना, 6 इंटरवल बनाए थे हमने। बाहर लिखेंगे 14.4 में क्या है, 0.04 है रिलेटिव फ्रीक्वेंसी, और 57 में है 0.16। तो यूँ करके पाई चार्ट बनता है। ये तो ये सूरत थी कि आपको डाटा दिया गया है तो आपने इंटरवल बनाने हैं, फिर फ्रीक्वेंसी और फिर रिलेटिव फ्रीक्वेंसी। अगर आपको दे दी जाती है परसेंटेज, अगर आपको ये नहीं दिया जाता, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी इस तरह नहीं दी जाती, आपसे क्या दिया जाता है कि 50%, 25%, देन 10% एंड देन 15%। अब ये तो पता है कि आपको टोटल कितना ही होगा, 100। ये मैंने पहले ही बताया था कि समेशन ऑफ रिलेटिव फ्रीक्वेंसी, परसेंटेज रिलेटिव फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 100%। ये हमने परसेंटेज में भी डिस्कस किया था कि किसी का भी चीज़ का टोटल क्या होता है, 100%। अब ये जो मैंने लिखा ना, अगर आपसे कहा जाता है कि आपके पास एक कंट्री है, कि हम एक सिनेरियो बना लेते हैं, एक स्टेटमेंट बना लेते हैं कि एक कंट्री है जिसकी 50% पॉपुलेशन रिच है, 25%
अनएम्प्लॉयड है, 10% पुअर है, गरीब है, और 15% एम्प्लॉयड है। जैसे मैंने कहा 50% रिच है, 25% अनएम्प्लॉयड है, ओनली 15% एम्प्लॉयड है, और 10% गरीब लोग हैं। ठीक है, वैसे इसी को अगर उल्टा कर दो, रिच को इधर 10% पे ले और पुअर को 50% पे, तो ये पाकिस्तान के हालात बन जाएंगे। रिलेटिव फ्रीक्वेंसी का सम हमेशा क्या होता है? रिलेटिव फ्रीक्वेंसी का सम हमेशा किसके इक्वल होता है? 1 के इक्वल होता है। ये बात आपको पता है, ठीक है। तो आपने क्या निकालना है? अब इसका क्या मतलब है कि रिलेटिव फ्रीक्वेंसी 50 है तो 50% ऑफ 1, इसका ये मतलब है 25% ऑफ 1, क्योंकि टोटल कितनी है? 1 है। हमने यही कहा था ना, समेशन कितनी, समेशन क्या मतलब होता है? टोटल। टोटल कितनी है? 1, तो उसका 50% उसी का 25% उसी का 10% उसी का 15%। अब इसको अगर सॉल्व करते हो परसेंट, अब 1 ऑफ 1 का क्या मतलब है? ये देखो 50% ऑफ 1 अगर लिखा हुआ है तो इसका क्या मतलब है कि 50/100, ये परसेंट का मतलब होता है पर 100। यही पढ़ा था ना हमने, परसेंटेज को जब भी हटाते हैं तो डिवाइड बाय 100 लगाते हैं। ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, और ये 1, यही है। तो 1 मल्टीप्लाई को हम छोड़ देते हैं, क्योंकि 1 से जिसको भी मल्टीप्लाई करेंगे आंसर वही आएगा। अगर आप 6 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर 6 ही आएगा। अगर आप 1 से 24 को मल्टीप्लाई करोगे आंसर 24 ही आएगा। इसी तरह 1 को अगर मैं 50/100 से मल्टीप्लाई करूँ तो 50/100 ही आएगा। तो ये आ गई मेरे पास फ्रैक्शन। आपने क्या निकाली थी? फ्रैक्शन। आपको मैंने बताया कि रिलेटिव फ्रीक्वेंसी खुद एक फ्रैक्शन होती है, क्योंकि इसका फॉर्मूला क्या होता है? फ्रीक्वेंसी ओवर समेशन फ्रीक्वेंसी। तो ये तो खुद एक फ्रैक्शन हुई, तो आ गई ना फ्रैक्शन। इसी तरह आप 25% का निकालें तो 25/100 हो जाएगा। परसेंट को सिर्फ सॉल्व करना है, आगे मल्टीप्लाई 1 है उसको ऐसे ही छोड़ दें। फिर 10/100 हो जाएगा, फिर 15/100 हो जाएगा। ठीक है, ये आपने परसेंटेज में लिख दिया, सॉरी फ्रैक्शन में लिख दिया। अब आपने एंगल निकालना होता है तो आप रिलेटिव फ्रीक्वेंसी को किससे मल्टीप्लाई करते हो? 360 से। तो आपने इन सब को 50/100 है, 50/100 इसको मल्टीप्लाई कर देना है 360 से। आंसर क्या आएगा? 1/2 देन 120, सॉरी 180। आप इसको करके देखेंगे 180 डिग्री आंसर आ जाएगा। उसके बाद 25% में 25/100 बन रहा था, परसेंट को हमने सॉल्व किया, मल्टीप्लाई कर दिया आपने 360 से, तो ये क्या बना? 90% बन गया। इसी तरह फिर आपने 10/100 को मल्टीप्लाई किया 360 से, आंसर क्या बना? 0 0 से कट करें, इस 0 को इस 0 से कट करें, 36 आ गया। ठीक है, फिर 15/100 को 360 से मल्टीप्लाई करें तो 0 0 से कैंसिल आउट, और इसको सॉल्व करेंगे आप तो ये बनता है 54%। ठीक है, आप इसको सॉल्व करके देख लीजिएगा, ये बनेगा फिर, सॉरी 54 डिग्री नॉट परसेंट। तो ये आपके पास एंगल्स आ गया। अब ठीक है, जब भी परसेंटेज में दिया हो, सिर्फ ये आपके पास क्वेश्चन था जो मैंने सिनेरियो बनाया, बस ये दिया हुआ था, तो आपको खुद ही पता कि ये 1 होता है सम, तो आप इसको सिर्फ फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते रहेंगे और फिर 360 से मल्टीप्लाई करेंगे। पहले आपके ये स्टेप होंगे, उसके बाद आप इस डायग्राम पर आएंगे। ये मतलब पाइग्राफ पर ये बनाते हैं, यही है ना आपके एंगल्स थे जो। तो ठीक है, आपने एक ओवल शेप बना ली, तकरीबन ओवल। ठीक है, आपने अंदाज़ा लगाया कि ये मिड पॉइंट बनता है और ये मिड लाइन बनती है। ठीक है, क्लियर। अब सबसे पहले 180 डिग्री, तो ये पूरा 180 ही होता है। हाफ क्या होता है? हाफ सर्कल भी 180 होता है, हाफ ओवल शेप भी 180 डिग्री हुई, तो ये सारा है 180 डिग्री। और कितने क्या थी उसकी परसेंटेज? अब आप परसेंटेज में लिखोगे, अब आपने बाहर फ्रीक्वेंसी नहीं लिखनी, अब आपने परसेंटेज लिखनी है। परसेंटेज क्या थी? 50%। ठीक है, फिर नीचे 90, और तो ये आपको पता है U90 बनता है। किसी भी ये सर्कल आ रहा था अगर, तो ये उसका 90 बनता है। अगर इस तरह सर्कल आ रहा है तो ये भी उसका 90 ही बनता है। इसी तरह अगर मैं यहाँ से सीधा ले आऊँ तो ये वाला पोर्शन, या इन दोनों में से कोई, ये दोनों 90 के हैं एक्चुअली, तो किसी एक पोर्शन में आप लेबल कर दोगे कि ये 90% हो गया, और ये 90 डिग्री हो गया, और ये 25% हो गया। अब आप देखो 36 और 54, ये टोटल तो 90 है ना, अभी 90 बच गया, ये कवर अप हो गया, तो 36 डिग्री और 54 डिग्री, अंदाज़ा लगाओ। अच्छा, आप तो डी से करेंगे, मैं इस तरह करती हूँ कि ये हो गया तकरीबन, ये हो गया 54, यूँ कर लो ये,
ये 54 डिग्री है मेरा और ये है 36 डिग्री। आप तो डी से करोगे तो इजीली हो जाएगा। तो 54 पे क्या परसेंटेज बन रही थी, 15 और यहाँ पर फिर 10। ठीक है, तो इस तरह से ये आपका पाई ग्राफ हो गया। परसेंटेज दी होगी तो आप क्या करोगे, पहले फ्रैक्शन में कन्वर्ट करोगे, मतलब परसेंट का मतलब क्या होगा, 15% लिखा है तो 15/100, 20% लिखा है तो 20/100, 50 लिखा है तो 50/100, क्योंकि परसेंटेज का मतलब होता है पर 100। तो फिर उसको आप मल्टीप्लाई करते जाओगे 360 से, तो आपके हर एक की अलग डिग्री आ जाएगी, एंगल आ जाएगा। फिर उसे आप डी के ज़रिए सॉल्व कर लोगे, ड्रॉ कर लोगे। और आपने ये ओवल शेप बनानी है, सर्कल नहीं बनाना है, ये बात याद रखना। अच्छा, इसका आसान हल ये है कि आप एग्जाम में हो और आपको अगर ओवल शेप बनानी है, आप सर्कल बनाओ, सर्कल बनाओ, उसको थोड़ा सा ना एलिप्टिकल करते जाओ, यूँ साइड से कर दो और इस तरह से, तो ये आपकी तकरीबन ओवल